नमस्कार सभी को। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पे आप सभी का स्वागत है और शुभ संध्या। सभी को प्रणाम करती हूँ और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के तरफ से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और स्वागत अभिनंदन सभी का। और हमारे बीच जो आज पधारे हैं आदरणीय अमित सर जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, माँ शारदे का वंदन करती हूँ। सुनेंगे। जय मां शारदे, जय मां शारदे, हमको ज्ञान का वर दे, हमको ज्ञान का वर दे। हम बालक हैं अज्ञानी, हम बालक हैं अज्ञानी, हमको विद्या का वरदान दे। जय मां शारदे, धूली तेरे चरणों की जो मिल जाए तो जीवन पावन हो जाए। भक्ति का शक्ति का हमें ज्ञान दे, मां शारदे हमें ज्ञान दे। तो ये था माँ के चरणों में उनके लिए वंदन। और एक बार फिर से सभी का स्वागत। और तो स्वागत है आपका आदरणीय अमित सर जी, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पे। हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं आदरणीय प्रेरणा जी, स्वागत है यदि आपका, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोता जनों का। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आदरणीय अमित सर जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि गिराया तो कई बार जिंदगी ने, गिराया तो कई बार जिंदगी ने, पर हर बार उठकर खड़ा हुआ, पर हर बार उठकर खड़ा हुआ और दौड़ गया। जीत आज जिंदगी को तोहफा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, श्रोताओं, और कि इनकी जो कहानियां आप सुनेंगे, मैं कहूंगी तो वो एक अलग चीज होगी, लेकिन अब इनके बारे में इनके सामने से या इनके मुंह से आप इनकी कहानियां सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतना कुछ सहना करना पड़ता है, तभी इंसान सितारा बन के चमकते हैं। तो आदरणीय अमित सर जी जो हैं, मैं इनकी तारीफ क्या करूं। मैंने जब एक बार इनसे बात की तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कितने इतने बड़े प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, बहुत सारे मूवीज में जो ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे वेब सीरीज बनाते हैं, बहुत सारे सीरियल, जैसे आपने सुराग देखा होगा, शक्तिमान देखा होगा, अदालत जो काफी टाइम मैंने भी देखा है, तभी पता नहीं था कि हमें एक समय आएगा और सर से हम रूबरू होंगे, जो कि एक डायरेक्टर है, राइटर है और एक्टर है, लेकिन उससे कहीं बढ़ के एक बहुत ही गुणी व्यक्तित्व है, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों और सीरियलों में काम किया बतौर एक्टर। जब आप इनकी एक्टिंग देखेंगे तो वो इनके चेहरे पे झलकती है। इनको बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया है। मैं आगे की इनकी फिल्मी सफर की कहानी इन्हीं के जुबानी सुनेंगे और आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमें लगता है सादर प्रणाम सर, आदरणीय डॉक्टर कुमार सर वर्मा जी, स्वागत है आपका, प्रणाम करती हूँ। आप सभी श्रोता जुड़े, आदरणीय पीके तिवारी सर, प्रणाम सर, आपका स्वागत है आपका। तो अमित सर जी से करने से पहले मैं जरूर आप सबको शेयर करूंगी कि अमित सर जी आज जो भी वेब सीरीज की शूटिंग में आज भी व्यस्त रहते हैं, और लेकिन इनकी व्यस्तता होने के बावजूद मैं अगर हमारे बीच आदरणीय विकास मिश्रा जी जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम करती हूँ सर आपको और स्वागत करती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि हर रोज इनका कुछ ना कुछ शूटिंग होते रहता है और उन व्यस्तताओं में भी इतने बिजी रहते हैं ये, फिर भी अगर मैं एक कॉल और मैसेज कर दूं तो ये सेकंड नहीं करते हैं उसका जवाब देने में। तो ये होता है एक व्यक्तित्व की, अगर इंसान कितना भी ऊंचा चला जाए फिर भी उसके बातों का जवाब देना, और इतने बिजी रहते हुए भी ये
एक दिन भजन संध्या का आयोजन रखते हैं, जिनमें जिससे कि ये सारे अपने काम छोड़ के ये भगवान को समर्पित रहते हैं और बहुत ही पुण्य और धार्मिकता वाला काम करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो देखने से बहुत लोगों को नहीं लगता है कि इतने महान व्यक्तित्व भी हो सकते हैं। तो पहला सवाल मेरा अगर होगा, लेकिन उससे पहले मैं इनसे विनती करना चाहूंगी, और शायद ये कुछ कहना भी चाह रहे हैं कि वो तो कहें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच खुशी, और बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का, आपकी टीम का। बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि खुशी की खुशी भी मेरी खुशी है। थैंक यू सर। जी सर, तो सभी श्रोताओं का फिर से, हाँ सर बोलिए, कुछ कह रहे थे सर? नहीं नहीं, हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं अपने मुंह से इनकी तारीफ क्या करूं, जितना भी करूं शायद कम ही होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इनसे, इनकी कहानियों से, इनकी बातों से, और शायद आप लोग भी, इन लोगों ने भी देखा होगा। तो इसी बीच हमारे बीच ममता बरूद जी जुड़ी हुई है। हार्दिक स्वागत है आपका आदरणीय, और प्रणाम करती हूँ। तो मैंने जब इनकी कहानी पढ़ी, तो मैंने तो बाद में सीरियल वगैरह सब देखा कि इनमें इन्होंने बाय एक्टर काम किया है, इतने सारे फिल्मों में, इतने सारे सीरियल्स में। सुराग भी मैं देखती थी, जिन्होंने इन्होंने लिखा है उसको। सौतेला भी देखा है मैंने। सबने, आप लोग भी जरूर देखिएगा, तो यादें जो है कि पुरानी यादें आपको वापस से ताजा हो जाएंगी। जब मैंने इनकी कहानी पढ़ी श्रोताओं, तो मुझे जो इनका नाम है अभी, अमित सूर्या, जो कि अमित सूर्यवंशी से भी लोग जानते हैं, लेकिन पहले जो इनका आपका सर नाम था अवधेश, आई थिंक अवधेश कुमार जी, तो आपने वो नाम बदल के अपना नाम अमित सूर्या जी, जो मुझे मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों रखा करके, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। नहीं नहीं, बहुत हमारे इंडस्ट्री में चलता है, जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए, निशा जी मधुबाला हो गई, राजीव भाटिया अक्षय कुमार हो गए। तो चलने के लिए थोड़ा न्यूमरोलॉजी ज्योतिष को बिलीव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई सजेशन देता तो रखते हैं, और उससे फायदा भी होता है, इनफैक्ट नुकसान भी होता है, दोनों होता है। हाँ जी सर, कहें। तो तो कोई वही। खास वजह सर नाम चेंज करने का? नहीं नहीं, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से थोड़ा रखना पड़ता है। बहुत लोगों ने हमारी इंडस्ट्री में रखा है, मैंने कोई नया काम नहीं किया है। काफी अच्छा लोग इस रास्ते से गुजर चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर, जी सर। तो मैं अगला सवाल रखने से पहले सर, आपने एक बार मुझे एक रचना सुनाई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं वो सुनना चाहूंगी, या फिर मैं अगला सवाल आपसे करूँ? नहीं नहीं, अगला सवाल वो रचना आप सुना दीजिएगा, आपको याद होगा, क्योंकि मेरी इतनी सारी है कि कौन सा सुनाया था याद भी नहीं है ना। नहीं सर, कोई भी सुना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप एक राइटर भी हैं सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लिखना कब से शुरू किए? लिखता तो बचपन से ही हूँ, बट हालातों ने और भी ज्यादा, कहते हैं ना कि हमने बड़े दुख सहे तो बातें दो चार लिखे, उनका क्या हुआ होगा जिन्होंने 10,000 लिखे। वाह, क्या बात है, आपने तो 2 लाइन में ही जवाब दे दिया सर, बहुत ही सुंदर। तो कहूंगी सर, मैं तो आपको पढ़ी हूँ, जानी हूँ, और मैंने देखा है, मतलब पढ़ा है आपके संघर्षों को, जो आपने मुझे बताया भी है। और मैं खुद सोचती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद आदमी इतना ऊंचा उठता है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस चीजों को लोग नहीं देख पाते हैं। इसी बीच हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक आदरणीय अंजनी सर जी जुड़े हुए हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ सर आपका। तो सर, मैं आप श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे आप कि आपका जो ये फिल्म का करियर है, किस तरह से शुरू हुआ, और कैसे, कितनी ज्यादा आपको इतना स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए, बिहार का सिवान जिले में किसान का बेटा हूँ, और कलकत्ता में जन्म, पढ़ाई लिखाई सब हुआ, और वहाँ 1 जनवरी 1978 को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ज्वाइन किया। फिर चाइल्ड आर्टिस्ट से चेंज होते होते फिर ड्रामा और थिएटर,
वहां बंगाल में यात्रा होता है जिसको पर्सन थिएटर कहते हैं। उसमें काफी काम करने के बाद वहां एज एन असिस्टेंट शुरुआत की और 91 में मुंबई आना हुआ। तब से आज तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जीवन एक संघर्ष है, कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, उनको मंजिल मिल जाती है। और हमारे लिए तो ये है कि डर कैसा अमित, क्या है तेरे पास खोने के वास्ते, रह जाएगा हिंदुस्तान तेरी बदकिस्मती पे रोने के वास्ते, तू तो पहले भी आया था फिर से आया है, फिर आएगा अपने अरमानों के टाइटेनिक को फिर से डुबोने के वास्ते। क्या बात है, क्या बात है। ये हर सवाल पे आपकी जो 2 लाइनें 4 लाइनें हैं, इसी में तो जवाब दिख जाता है। और ऐसी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है सुन के कि जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। इतना संघर्षों के बाद भी आप लोगों में ये मोटिवेशनल जो है मैसेज देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। कि जब एक डायरेक्टर का सर मैं जानना चाहूंगी कि क्या काम होता है? डायरेक्टर एक्चुअली आपको बताऊं कि मेन कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं डायरेक्टर को। डायरेक्टर सबसे पहले फिल्म को अपने दिमाग में बनाता है, और अगर वो डायरेक्टर राइटर भी हो या कैमरामैन हो तो उसके विजुअल बड़े क्लियर होते हैं विद द डायलॉग एंड विद द वर्ड्स एंड सारी चीजें बहुत क्लियर होती है। उसको पहले हम बनाते हैं, फिर उस एक सपने की तरह हम देखते हैं और उसको फिर शूटिंग करके उसको उतारते हैं, एडिट करके उसको संवारते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट्स वगैरह डालकर उसको सजाते हैं और फिर दर्शकों के सामने पेश करते हैं। अच्छा सर, आपने तो बहुत सारे जैसे कि सुराग जैसी स्टोरी जो है, और शक्तिमान और सौतेला, कसक, कसौटी, कसौटी, ये सब जो है, हाँ, कुसुम, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो इनसे आपका कैसे मतलब जुड़ाव हुआ, और किस तरह से मतलब इसको आपने, आपकी जो पहली धारावाहिक थी वो कौन सी थी? पहली धारावाहिक मैंने किया था एक दर्शन दो भगवान करके। वो जी। अतुल अतुल पांडे जी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बोले बड़े धार्मिक हो, हम एक धार्मिक सीरियल शुरू कर रहे हैं, उसका टाइटल है दर्शन दो भगवान। तो जी वहां से शुरुआत हुई। फिर वो काम देख करके एक दिन एक्चुअली जितेंद्र साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, जीतू साहब बोलते हैं उनको। जी जी। तो एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा के सामने एक मुक्तेश्वर मंदिर में शाम को उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो वहीं मंदिर में ही मेरी फिर एकता कपूर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में, बैठ के बातचीत हुई और कुसुम सीरियल मैंने स्टार्ट किया। तो दूसरा सीरियल था मेरा। अच्छा, दूसरा सीरियल था कुसुम। जी, सेकंड पहला जो यूनिट, है आपने हाँ वो पहला किया था दर्शन दो भगवान। उसके बाद ये दो कुसुम, भगवान। हाँ एज ए सेकंड यूनिट किया था, क्योंकि उन दिनों फिल्में भी थी मेरी। तो 30 दिन का समय नहीं दे पाया, तो महीने में 15 दिन वो करता था, 15 दिन वो करता था। जी सर। सर, आप जो अभी रिसेंटली भी वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं, तो ये मतलब क्या ये स्टोरी आप खुद से लिखते हैं, या फिर एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग कोई करके देते हैं आपको? तो ये किस तरह नहीं, की स्टोरी होती है, और इसको? कई बार होता है कि लोग जो प्रोड्यूसर बुलाते हैं उनके पास स्टोरी होती है, तो उसको हम लोग ठीक ठाक करके उसको इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम मैंने खुद ही लिखी है स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। और मैं सुनाता हूँ तो उनको पसंद आता, बोलते ये बनाओ, तो फिर उसको हम लोग बनाते हैं। थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी हाल फिलहाल जो आपकी अभी स्टोरी जिस पे आप सर काम कर रहे हैं वेब सीरीज पे, उस स्टोरी के बारे में, वेब सीरीज के बारे में बताएंगे? वो थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है। जो आज हमारे समाज में, देश में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, कानून का भय और पुलिस का भय, मर्यादा में कैसे रहा जाए, इसको वो उद्देश्य में रख करके लिखते हैं और उसको बनाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर आपका माइंड अगर शार्प है तो उसको अपने क्रिएटिविटी में यूज किया जाए, न कि क्राइम में। अगर क्राइम में यूज करते हैं तो अंत वहीं हमेशा होता है, या तो जेल की काल कोठरी या फांसी का फंदा। और अगर आप उसको क्रिएटिविटी माइंड में यूज करते हैं तो आपका स्तर और आपका कैरियर जो है आसमान की बुलंदियां छूता है। क्या बात है, बहुत ही मतलब अच्छी सोच के साथ ये स्टोरी बनाई जा रही है, जो कि समाज में जरूर एक परिवर्तन, हाँ, 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 मोटिव ये है कि परिवर्तन लाए। एक शार्प माइंड क्रिमिनल माइंड में क्यों कानून,
क्यों नहीं क्रिएटिव कन्वर्ट होता है? क्या उसके पीछे वजह है? क्या उनकी सामाजिक, पारिवारिक या मानसिक स्थिति क्या होती है और क्यों वो कन्वर्ट होकर के क्राइम में जाता है? क्रिएटिविटी में क्यों नहीं जाता है? क्या रास्ते आसान लगते हैं जिसके वजह से लोग क्राइम करते हैं, या शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी में लोग गलत कदम उठा लेते हैं? उसको रोकना है कि थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखो, आपके नसीब में भी वो सारा कुछ है। अगर सपोज करिए आप कहीं नौकरी करती हैं तो महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी होगी, लेकिन अगर आप 20 तारीख से परेशान होना शुरू हो जाए तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी से आपकी सैलरी पहले मिल जाएगी। लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या होता है, भाग्य में जो होता है, लेकिन लोगों में पेशेंस की कमी हो गई है, तो इंतजार नहीं करते, सोचते हम छीन लेते हैं, जबकि वो उनका ही था। बिल्कुल। लेकिन सही। वक्त से पहले लिया हुआ चोरी कहलाता है, और वक्त पे लिया हुआ वो अधिकार कहलाता है, हक कहलाता है, आपका इनाम कहलाता है, कर्म फल कहलाता है। जी, जी। बिल्कुल सही बात बोली आपने सर कि पेशेंस नहीं है, और इस चीज़ को जागरूक करने के लिए आप जो ये स्टोरी बना रहे हैं, तो निश्चय ही कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर डालेगा समाज में, और बहुत ही नेक काम जो आप कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ऐसी स्टोरी को समाज में लाना, जिससे कि आज के युवा वर्ग जो है बहुत कुछ सीखें और जानें इसके बारे में और आगे बढ़ें। तो सर आप मैं मतलब ये पूछना चाहती थी कि आप तो इतने व्यस्त हैं सर, और उसकी व्यस्तता के बावजूद भी आप जो है कि बहुत कम लोगों को देखती हूँ मैं ऐसा कि भगवान के लिए समय देना, अपने कामों को छोड़ देना। तो ये आप कब से कर रहे हैं? क्योंकि आपने बताया था कि हर शनिवार आपका ये कार्यक्रम होता है, मतलब एक भजन संध्या होता है जिसमें कि आप खुद भी गाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप जुड़े हुए हैं। तो ये कब से कर रहे हैं, और इसका कुछ आप पे ऐसा लगता होगा कि लोग कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयाँ होती है। ऐसा समाज में सुनते हुए, देखते हुए सुना है मैंने। तो आपकी क्या राय है? ये बात है 2001 की। इत्तेफाक से पूरे साल में घर में बैठा रहा, तो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था आदमी के पास, मतलब जो रेगुलर व्यस्त रहे, अचानक पता चले घर में बिठा दिया गया। तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैं एक जगह पे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, तब तक मेरा एक असिस्टेंट आया और उसने बोला कि सर मुझे फला जगह तक छोड़ दीजिए, एक मंदिर है वहां पे, वहां छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको मोटरसाइकिल सेकंड पे फ्लोर बिठाई, पे? मोटरसाइकिल पे बिठाकर उसको ले आकर मंदिर के बाहर छोड़ा। और रात के 12:30 बज रहे थे, और मंदिर के अंदर से एक आवाज आई कि मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता है श्री राम आते हैं। अब मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं वहीं रुका, मोटरसाइकिल से उतर और मंदिर के अंदर घुस के बैठ गया। वहां कुछ लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, पूरी रात सुना, बड़ी शांति मिली। और तब से पता चला शनिवार यहाँ सुंदरकांड होता है, भजन होता है, तो वहां ज्वाइन हुआ। फिर बाद में और भी कई ग्रुप्स मिलते चले गए, और फिर धीरे धीरे हर शनिवार को फिक्स हो गया। तो अब तक लगभग 1008 से ज्यादा सुंदरकांड हम लोग कर चुके हैं, 108 से ज्यादा अखंड रामायण कर चुके हैं। खैर सुंदरकांड की तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन अमूमन 1008 से कुछ ज्यादा ही कर चुका हूँ। जी, बहुत ही सुंदर, और बहुत अच्छा लगता है सर कि जब हम अच्छा काम करते हैं और भगवान से हमारा जो है कि रिश्ता बनता है ऐसा, तो लगता है कि आज एक विश्वास जगती है मन में कि हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर हमारे ज़िंदगी में अच्छा होगा, और हमें लगता है कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए। सर आप तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा, लिखने से ज़्यादा मुझे आपकी रचना सुनने में बहुत अच्छी लगती है सर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सर कि आपकी सबसे पसंदीदा जो रचनाएं होती है, वो फिल्मों या फिर वेब सीरीज या स्टोरी के लिए नहीं, जो एक जीवन के सकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है, आपकी पसंदीदा सबसे अच्छी रचना कौन सी है? मुझे पसंद आती है, एक बहुत पहले जब मैं नया नया आया था स्ट्रगल करने के लिए, तो पहला जो यहाँ पे जो मुंबई में लिखा था, कहते हैं ना कि पहली रचना और पहला प्यार आदमी भूलता नहीं है, तो वो मुझे स्ट्रगलरों के ऊपर लिखा था कि दूर है मंजिल लेकिन ऐ दिल अभी तो रास्ता बाकी है। दूर है मंजिल लेकिन ऐ दिल अभी तो रास्ता बाकी है, बदन थकन से चूर है फिर भी आंख में सपना बाकी है। कौन मिटाता भाग्य का लेखा, पल भर को भी चैन न पाया, मन की तृष्णा रह गई प्यासी, नैनों ने सावन बरसाया, थोड़े आंसू और बचे हैं, थोड़ा रोना बाकी है। दूर है मंजिल लेकिन ऐ दिल अभी तो रास्ता बाकी है। कौन आएगा किसका रास्ता देख रही है हर पल आंखें, ना जाने किस कारण यूं ही थमी हुई है तन में सांसें,
टूट चुके हैं सारे बंधन, कौन सा रिश्ता बाकी है, दूर है मंजिल लेकिन ए दिल अभी तो रास्ता बाकी है। क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत ही सुंदर। इतना मतलब ये जो है पसंद आता है मुझे कि हाँ, चलना रास्ता बाकी है। तो ये जो रचनाएं हैं एक सकारात्मक ऊर्जा लाती है, सुन के भी और लिख के भी। और हमारे बीच आदरणीय अंजनी सर जी जुड़े हुए हैं, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं। और भी श्रोता जुड़े हुए थे, तो मैं नाम नहीं ले सकी, क्षमा चाहूंगी। सभी का मैं स्वागत और सादर प्रणाम करती हूँ। सर, मुझे तो लगता है कि आपका साक्षात्कार लेने से अच्छा है कि मैं आपकी बस रचना सुनती रहूं, क्योंकि बहुत मोटिवेट होती हूँ आपसे कि इस तरह से आपकी रचनाओं में वो चीज झलकती है। सर, आपने एक उसका शक्तिमान। उसका कारण यह है हाँ कि सर। एक और है कि वो आदमी जो वफा के करीब होता है उसी को दर्द जिगर भी नसीब होता है। क्या बात तमाम है। रात निगाहें तमाम रात निगाहें लगी रही दर पे, ये इंतजार सनम भी अजीब होता है कि सिर्फ अश्क रवां से कलम नहीं उठता, सिर्फ आंसू बहा देने से, कि सिर्फ अश्क रवां से कलम नहीं उठता, लहू जिगर से बहे तो अजीब होता है। आदमी राइटर तब होता है जब उसके दिल से खून बहता है। कि सिर्फ अश्क रवां से कलम नहीं उठता, लहू जिगर से बहे तो अदीब होता है, मरीज इश्क का तुझसे इलाज क्या होगा, फिजूल तू क्यों परेशान तबीब होता है। अरबी में तबीब डॉक्टर को कहते हैं। और लास्ट का बंद है कि चले हो हक पे तो इतना भी जान लो अमित, जहां में सच का मुकद्दर सलीब होता है। सच क्या को बात। सूली पे लटका दी। बिल्कुल बिल्कुल, सही में सच में आपकी रचनाओं में वो सत्यता दिखती है, झलकती है। आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा सर जी कह रहे हैं, वाह जी वाह, प्रीतम सृजन शैली। जी सर, हाँ, बहुत ही अच्छी लेखनी है इनकी। इनकी लेखनी की तो, इनकी रचनाओं को तो मैं सुनती हूँ तो बस सुनते ही रहती हूँ। हमें लगता है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आती होगी। सर, आप एक लेखक और डायरेक्टर और बतौर एक एक्टर भी है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि होता है कि एक मुकाम कि हम ये चीज हो जाएंगे, ये चीज बन जाएंगे, यहाँ तक मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तो एक सपना सा लगता है। तो अपने अंदर से कभी तो ऐसा सोचते होंगे, तो कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, अभी तो 25% भी नहीं हुआ। सपना तो है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनूं, लेकिन देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी। जी सर, हाँ, पाने की चाहत तो लगी ही रहती है सर। इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं आपने, वहां तक लोग सोचेंगे। सर, मैंने सुराग कई बार देखा था, रात के 10 बजे आता था ये। तो इसकी स्टोरी आपने लिखी है, इसके बारे में एक सुराग और एक ये सौतेला, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। पहला तो मैंने वो भी सेकंड में डायरेक्ट किया था। मुकेश खन्ना जी ने बुला के मुझे, वो दो सीरियल एक साथ हम जी, लोग करते थे, सौतेला और शक्तिमान। शक्तिमान जी। अच्छा, हाँ, सुराग के लिए गौतम अधिकारी जी एक बार बुलाए, मुझे मिल गए, एक सब्जेक्ट उनको सुना दिया था, पसंद आ गया। बोले कितने हैं तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास 400 के आसपास है। बोले सब दे जा। अच्छा, तो सर मतलब उसकी जो सुराग की स्टोरी होती थी बिल्कुल एकदम डरावनी सी। हमें तो लगता था कि हाँ, रियल में ऐसा है। उस टाइम तक रात को हाँ, तो सबसे ज्यादा डरावनी सीरियल जो थी वही थी। तो मैं नहीं, वो ये। इन्वेस्टिगेशन टाइप का था कि एक भारत का पुलिस ऑफिसर है सुदेश बेरी, वो कैसे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल्स को पकड़ता है, जो आजकल क्राइम पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया है। अभी मैं बिल्कुल। जो बना रहा हूँ वो स्टोरी बेस है कि एक फैमिली है, ऐसा हुआ, फिर वो लड़का क्रिमिनल बन गया, उसने उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब हमने उसको अपोजिट करके स्टोरी बेस शुरू किया, जैसे साउदर्न इंडिया वगैरह आता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें सर, ये जो एक स्टोरी थी कुसुम पे, तो उसको सर आपने लिखा था? नहीं नहीं, उसको मैंने डायरेक्ट तो किया था। कुसुम कसौटी मैंने डायरेक्ट, उसको मैंने लिखा नहीं था। उसमें वो कल्पेश अच्छा था, महेश पांडे सब लिखते थे, अच्छा कमलेश कुंती सिंह वो लिखते थे। हम तो सिर्फ एज ए डायरेक्टर थे वहां पे। अच्छा अच्छा। सर, आपने मतलब कौन सी लिखी है धारावाहिक की स्टोरी सर? सुराग लिखी थी, सस्पेंस एवरी वीक, थ्रिलर एट 10, एक्स जोन और रिश्ते। एक जीटीवी पे रिश्तों की रिश्ते। मर्यादा पे आता था, रिश्ते। हाँ, जी तो वो जी रिश्ते जी। मैंने अपनी फिल्म अग्नि चक्र की स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन किया था मैंने, जिसमें गोविंदा, नसरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाड़िया, अनुपम खेर, प्रमोद माउथो, सतीश शाह, बीना राजकिरण, ये सब थे। हाँ सर, अग्नि चक्र, हाँ,
उसमें बहुत सारे लोग थे, आपने बताया था सर। तो सर मैं इतना चाहूंगी कि आप इतने वर्षों से फिल्मों में की लाइन में है, तो जाहिर सी बात है कि आपने बहुत सारे संघर्ष किए होंगे। तो मैं वो जरूर श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगी आपके थ्रू कि जीवन को आपने वहां से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया और क्या क्या आपको मुश्किलें झेलनी पड़ी, ताकि लोग सुने और संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मुझे इसलिए आपसे नहीं ये देखिए, कहानी जाननी है। देखिए जब भगवान श्री राम धरती पे आए तो 14 साल के लिए उनको भी संघर्ष करना पड़ा। तो मैं भगवान श्री राम से ज्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो मुस्कुराते रहते थे, उनको पता था ये होगा। तो मुसीबत को और समस्याओं को आप मुसीबत और समस्या समझ के मत लीजिए, आप उसको इजी लीजिए। जितना सुख में सुखी, उतना ही दुख में दुखी नहीं होना है, उतना दुख में भी सुखी। कहावत है ना कि अपने मन की हो तो अच्छा, और अपने मन की ना हो तो बहुत अच्छा। तो जब मुसीबत आए तो समझिए कि आप सही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे फिल्मों में भी हीरो की जिंदगी में भी रुकावटें आती है। पढ़ा लिखा होता है, नौकरी नहीं मिलती, उसकी माँ सिलाई कढ़ाई बर्तन मांज के उसको पढ़ाती है, पूरे 2.25 घंटे तक उसी के जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं है तो आप हीरो नहीं है। आप देखिए, दौड़ते हैं, भागते हैं, 10 कंपटीटर नहीं हो तो रेस का मतलब क्या है? ऑब्स्टेकल रेस होता है, जैसे बीच में वो जंप मार के दौड़ते हैं लोग, उसमें भी आपके रास्ते में अगर रुकावट नहीं है तो फिर इंसान होने में का जन्म लेके फायदा क्या है? तो जी जीवन जी में सही। रुकावटें जब आए तो आपको ये समझना है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपकी गाड़ी अगर शहर में ट्रैफिक में चल रही है तो समझिए आप शहर में हैं, और जब हाईवे खाली मिले तो समझिए आप शहर से बाहर। तो मुसीबतों के साथ जिस तरह गुलाब कांटों के बीच में खिलता है, उसी तरह इंसान मुसीबतों में ही खिलता है। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में। बहुत ही अच्छा सर। हर बात पे आपकी सकारात्मकता दिखती है, झलकती है, और जो कि बहुत कम लोगों को लगता है कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप स्टोरी बताएं तो आप ये दिखाते हैं सर कि नहीं, संघर्ष करना चाहिए। हाँ, दुख होते हैं, लेकिन उस दुख को आपने झेला है, लेकिन उसको कभी आपने शेयर नहीं किया, बताया नहीं, साझा नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। और सामने वाले को मोटिवेट करना। सर आपसे मैं जानना चाहती थी सर कि आपने एक पिक्चर की थी अग्नि रक्षक अग्नि चक्र। और अग्नि चक्र, हाँ सॉरी बोल जाती हूँ, अग्नि चक्र। तो फिर सर आपने जब ये पिक्चर शुरू की थी तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ आपने सोचा था या फिर किसी से ऐसा कांटेक्ट हुआ था आपका? नहीं नहीं, स्टार्ट किया था, हमारे प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने स्टार्ट जब किया था तो उसमें गोविंदा हीरो था, चूंकि रिश्ते में मेरा भांजा भी लगता है, तो हमने उसको हीरो लिया। फिर नसरुद्दीन शाह को साइन किया। तब बहुत बड़ी पोजीशन नहीं थी, लेकिन कहते हैं इंडस्ट्री में लोग, मुझे पारस पत्थर भी कहते हैं कि जिस जिसको टच किया स्टार बन गया। तो उसके बाद से इन लोगों का बहुत बढ़िया शुरू हो गया सफर। तो उस चक्कर में मेरा ही नुकसान हुआ, और 97 में पिक्चर रिलीज हुई और एक बहुत बड़ी फ्लॉप पिक्चर साबित हुई, और मेरा संघर्ष और बढ़ गया, और अंदर से खुशी और बढ़ी कि हो सकता है मैं और बेटर करूं। जी बिल्कुल। उसकी जो असफलता थी आपको ना कि नीचे गिराया और ज्यादा ऊपर उठाया, तो उसके बाद कोई पिक्चर सर आई जो कि आगे मुकाम तक गई? नहीं नहीं, 2 बार कौन ऐसा कौन हुआ। सी? फिर एक और फिल्म आई, तो वो उसमें प्रोड्यूसर कहीं अटके हुए थे, तो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो मेरा थोड़ा हीरो से झगड़ा भी हुआ। फिर मैंने कैसे कैसे करके फिल्म कंप्लीट करी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है वो बेचारा कहाँ से पैसा अरेंज करता है, कैसे अरेंज करता है, ये बड़े बड़े स्टार लोग नहीं समझते हैं। इनको सिर्फ अपने से मतलब है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की और इंडियन ऑडियंस की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो सिर्फ स्टार को ही पहचानते हैं। उसके पीछे जो 150 लोग काम करते हैं, कितने हजारों मजदूरों का पसीना जब बहता है, तो एक चेहरा नगीना बन के चमकता है, ये कोई नहीं जानता। हमारे जो निर्माता होते हैं उसका नाम ही है निर्माता, आंखों में नीर और माता, एक रोती हुई माँ की कल्पना है, लेकिन बेटा ही माँ को मारता है। और जब अवार्ड मिलता है तो लोग सिर्फ एक्टर को पहचानते हैं, ना तो कोई डायरेक्टर को पहचानता है, ना कैमरामैन को पहचानता है, ना राइटर को पहचानता है। आपको पता भी है कि एक एडिटर नाम का चीज होता है? एक एडिटर ऐसी चीज होती है जो पूरे फिल्म को बैलेंस करके, कटिंग शटिंग करके, सारी बुराइयां निकाल के सब अच्छाइयां हीरो को दिखाया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, और लोग इनफैक्ट उसी को समझते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई ये वर्क करती है कि बहुत लोग उस हीरो को हीरो बनाने में काम करते हैं, मगर उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि हीरो का भी नाम लेता नहीं है।
देखिए, एक रियल हीरो में और रियल हीरो में इतना ही फर्क है। जो रियल हीरो होगा वो दूसरों को क्रेडिट देगा, और हमारा रियल हीरो दूसरों का क्रेडिट भी अपने सर पे लेगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिसका 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 दर्द हम लोग मतलब कई सदियों से, दादा साहब फाल्के के टाइम से लेकर अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। सबसे अब जाकर थोड़ा राजा वली साहब के वजह से दिखाई दे रहा है कि भाई डायरेक्टर का भी पोस्टर बन रहा है, डायरेक्टर का भी कट आउट बन रहे हैं, उनके भी स्टेचू बनाए जा रहे हैं, उनको अब लोग पहचान रहे कि डायरेक्टर ही सब कुछ होता है। ठीक है, हम जहाज डूबता है तो हम जहाज के साथ डूब जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम इंसान नहीं, हमारी फीलिंग्स नहीं है, हमारी भावनाएं नहीं है। एक एक्टर आम जीवन में क्या वो एक्टर है जो उसने पर्दे पे प्ले किया है? क्या वो कैरेक्टर है? नहीं है। आप सोचिए कि आपके घर में अक्षय कुमार आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए, गोविंदा आ जाए, आप उसको इज्जत देके बिठाएंगे। आपके घर में रंजीत, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर आ जाए तो, प्राण साहब आ जाए तो, क्योंकि उनकी इमेज हो गई है। लेकिन जबकि असल जिंदगी में हम लोग अमरीश पुरी साहब कहते हैं, हम लोग प्राण साहब कहते हैं, हम लोग प्रेम चोपड़ा साहब कहते हैं। क्यों? दे आर रियली वेरी नाइस पर्सन। तो यहाँ उल्टा है, हमारी लाइन उल्टी है। पूरी लाइटें जला के फिल्म बनाते हैं और पूरी लाइटें बुझा के फिल्म दिखाते हैं। क्या बात है, सच में ये बहुत बड़ी सच्चाई कही आपने सर कि डायरेक्टर राइटर ये को मेन जो है। हीरो हीरो को जितना दर्द होता है वो दर्द उसके नहीं होते, हमारे होते हैं। वो तो अपना पैसा लेके सुखी बैठा हुआ है। एक दो दिन में 49 पिक्चर साइन कर लिया, दो घंटा सबको टाइम बांट रहे प्रसाद की तरह। तो पिक्चर कहां से बनेगी? और ये दुनिया जानती है। जी और सर, हाँ सही। हम टेक्नीशियन लोग अपने दर्द को दबा के भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर से एक ही प्रार्थना किया मैंने कि तुमने अगर खाई है कसम हमको आजमाने की, तो हमने भी कसम खाई है हर हाल में मुस्कुराने की। आप आजमाते जाओ, हम मुस्कुराते जाएंगे। क्या बात, सही बात है। सलाम करते हैं आपकी सर सोच को, और आपकी जो है ये जो आपके अंदर जो ऊर्जा आपके अंदर है, और वही ऊर्जा जो आप दूसरों को देते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सही कहा आपने सर कि हीरो तो सब जानते हैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर, और उसके पीछे पर्दे के पीछे लोग जो काम करते हैं, उसको शायद उसकी मेहनत को सबसे ज्यादा मेहनत होती है जो कि नहीं देख पाते। ये सर कहें। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब किसी एक्टर को अवार्ड मिलता है, तो जिस फिल्म का अवार्ड मिला उसके डायरेक्टर का नाम नहीं लेगा। वो बोलेगा दिस अवार्ड डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स, माय धोबी, माय माली, मेरा ड्राइवर, मेरा जूता मेकर, मेरा घर में शाम का काम करने वाली बाई, सबका नाम याद रहता है, मगर जिसने बनाया उसका नाम नहीं याद रहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है सर, और इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पे भी। और एक राइटर जो है अगर वो स्टोरी नहीं लिखेगा, और एक जो डायरेक्टर है जैसा आपके सर आप बताए कि उसके बिना तो फिल्म या सीरियल या कुछ तो बन ही नहीं सकता है। सर एक धारावाहिक बनाने में क्या जैसे फिल्मों को बनाने में सारी चीजें लगती है, उसमें दोनों में क्या फर्क है? फर्क है कि धारावाहिक जो बनती है वो चीजें सब लगती है। धारावाहिक में सबसे बड़ा कुछ पार्ट छोड़ दे, सर डबिंग नहीं होती, सिर्फ एक डबिंग नहीं होती। बाकी फिल्मों में क्या करते हैं, वो शूट करते हैं फिर उसको डब करते हैं। तो यहाँ विजुअल पे काम करते हैं, वहाँ ऑडियो पे काम करते हैं, और ये धारावाहिक में नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जैसे ऐड आपने देखा होगा, 30 सेकंड में कोई बात कहा, उसी बात को फिल्म में 3 घंटे में कहा जाएगा, और उसी बात को अगर धारावाहिक हो तो 3 साल में कहा जाएगा। अच्छा। हाँ, उसको एलाबरेट करते, उसको लंबा खींचते चले जाते। जैसे अपने हमारे सीरियल देखे होंगे कि वो दरवाजे पे कोई आया, हमने पैर दिखाया, अब ढटान 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 3-4 बार स्विच पेन हुआ और फ्रीज हो गया। अब अगले एपिसोड में देखिए कौन आया, बाद में पता चला हीरोइन का भाई आया। तो वो एक खींचना भी एक टेक्निक होती है, उसको राइटिंग में खींचते हैं, फिर उसको विजुअल खींचते हैं। और फिल्मों में क्या कट टू कट चलता है, उसको 3 घंटे में बात करनी है। ऐड उससे भी टफ है, क्योंकि वो 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में बात करनी है। अच्छा, इसमें दोनों में सर क्या अंतर है? ये जो एड है इसका पिक्चर का, कोई भी फिल्म का, तो उसमें किस तरह से किया जाता है? ऐड हम जो करते हैं उसमें क्या होता है ना, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। जैसे क्या प्रोडक्ट बेचना है, तो ऐड से बढ़िया कोई सेल्स में नहीं होता है कि उसको देखते ही आप चीज खरीद लोगे।
और एक होता है सेल्समैन आपके दरवाजे पे आएगा, हेलो बहन जी आप ये हमारा साबुन ले लीजिए। वो सेल्समैन जिस स्टाइल में बोलेगा आप प्रभावित होकर आप उसे साबुन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो एड भी उसी तरह होता है, एड एक सेल्समैन की तरह काम करता है जो प्रोडक्ट हर घर में बेचता है। अच्छा, तो इसका मतलब फिल्म एक फिल्म में हम लोग सब चीज का ध्यान रखते हैं। कहानी, जिनको स्टोरी पसंद है उनके लिए स्टोरी रखते हैं, जिनको स्क्रीन प्ले पसंद है उनके लिए स्क्रीन प्ले रखते हैं, जिनको गाने चाहिए उनको गाने, जिनको म्यूजिक चाहिए म्यूजिक, जिनको कई लोग जैसे आप जैसे काव्य गद्य और पद्य में इन्वॉल्व है तो गाने जो लिखा जाता है वो राइटिंग बहुत अच्छी की जाती है। मतलब फिल्म में ये होता है कि दिमाग के सारी बेस्ट चीजें हम उठा करके एक हीरो को देते ले बेटा एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा जी, मतलब सब कुछ लिख के उनको देना और बस उनको जो है एक डायलॉग बोलना है, कहाँ पे क्या स्टेप करना है, वो सब चीज। सब रेडी रहता है, सजा सजाया खाना खाते और बिना बिल पे किए चले जाते हैं। जी सर। हाँ, सर, मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी एक रचना सुनना चाहेंगे सर, जो गजल हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी। गजल क्या, कभी एक टाइम में रोमांटिक हुए थे तो कुमार सानू मिल गया, बोले ये सारा मुझे दे दे, तो उसके लिए लिखा था कि तेरा चेहरा इस कदर ख्वाबों में भी शामिल है, मैं आंखें बंद करूं सामने तू हासिल है, तेरे ही नूर से तेरी ही खुशबू से महका जहां में गुलशन है, तेरे ही नूर से दोनों जहान रोशन है, तू मेरी रूह मेरी जान तू मेरा दिल है, मैं आंखें बंद करूं सामने तू हासिल है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और सर, आप जो मतलब अभी वेब सीरीज बना रहे हैं, तो आप ऐसा समाज में और आज के युवा वर्गों को उसके उसके माध्यम से क्या शिक्षा देना, मतलब क्या उनको ये संदेश देना चाहते हैं कुछ ऐसा कि वो आगे कैसे बढ़े, और वो अगर जाना चाहते हैं धारावाहिक की लाइनों में या फिल्मों की लाइनों में, तो किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे और किस तरह की जानकारी आप उनको देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे युवा अभी भी देख रहे हैं और हो सकता है कि बाद में देखें तो इस चीजों को वो अपने जीवन में उतारेंगे। देखिए, जीवन के किसी फील्ड में हर फील्ड एक ओपन प्लेस है। रहा सवाल की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे किसी कंपनी में आपको जॉब करना है तो उसके फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। जैसे कोई बिजनेस आपको शुरू करना है तो उसके प्रोसीजर को आपको एक्सेप्ट करके उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है जो ओपन गेट है, एनीबडी कैन कम एनीबडी कैन गो, कोई ना किसी को निकालता है ना कोई किसी को बुलाता है। रहा सवाल कि अपने अंदर जज्बा क्या है, मिलिए जाकर डायरेक्टर से। अभी तो कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत बड़ा झमेला हो गया, पहले हम लोग खुद डायरेक्टर ही सब फाइनल करते थे, कास्टिंग भी खुद करते थे, लोकेशन वगैरह सब करते थे। अभी आजकल पता नहीं कोई लाइन प्रोड्यूसर बन गया, कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गया, कोई कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर बन गया, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। तो वो इससे हमारा काम आसान जो इससे और बढ़ गया, क्योंकि जो लड़का मेरे तक डायरेक्ट पहुंच सकता है वो किसी आदर्श नगर के या लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के किसी कोऑर्डिनेटर के चक्कर में पड़ गया। अब उसने 1.5-2 महीना अपना 25% या 20% कमीशन के लिए उसने उनको घुमा दिया। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर है जिन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस में हायर किए हुए कि भाई डायरेक्टर के पास टाइम नहीं है, बड़ा डायरेक्टर उसके पास समय नहीं है, तो आप उसकी कास्टिंग कर दो। तो वो डायरेक्टर उस कास्टिंग डायरेक्टर को जितना समय देता है उससे कम समय में खुद बैठ के कास्टिंग कर लेगा। लेकिन होता है ना आजकल हमारे फिल्म इंडस्ट्री में लोग लिविंग आधा खाना खाते आधा एटीट्यूड में जीते हैं, इसलिए कहते हैं कि आवर पीपल ऑफ इंडस्ट्री लिविंग हाफ ऑन फूड हाफ ऑन एटीट्यूड हाफ ऑन ईगो। 2 सूटकेस लेके आते हैं, एक सूटकेस में टैलेंट, छोटा वाला सूटकेस, और बड़े सूटकेस में पहले उल्टा होता है कि छोटे सूटकेस में ईगो होता है, बड़े सूटकेस में टैलेंट होता है। यहाँ पहुंचते उल्टा हो जाता है, बड़े सूटकेस में ईगो भर जाता है और छोटे सूटकेस में टैलेंट हो जाता है। वो नहीं करना चाहिए। आप कोई भी आर्टिस्ट आए, एक्टर बनना चाहे तो डायरेक्टर से मिले, कुछ भी करना चाहे डायरेक्ट उस आदमी से मिले जो कंसर्न है। आप लोटा लेके जाए शिवलिंग पे जल चढ़ाने और करीब पे डाल के आ जाए तो वो भी है, लेकिन वो सही वे नहीं है। तो इसलिए वही जो भी मैं आर्टिस्ट आपसे नए आए वो आकर के सीधा डायरेक्टर से मिले। स्ट्रगल थोड़ा होगा, मान लीजिए 4 दिन में बिजी हूँ तो सेट पे बुला लिया, शूटिंग पे बुला लिया, ऑफिस में हो तो ऑफिस में बुला लिया, डबिंग स्टूडियो में तो वहां बुला लिया। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। रहा सवाल की जो समय आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर के चक्कर में पड़ के वेस्ट करेंगे, वही समय आप किसी डायरेक्टर के पीछे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि फाइनल उसने ही करना है।
फिल्म डायरेक्टर ही बनाता है। जी सर, वही मैं आपके क्या मतलब इसी बीच मतलब आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जो भी लड़के लड़कियां हैं वो इस लाइन में अगर जाना चाहेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा सर? मोस्ट वेलकम। अभी तो बहुत सुविधा हो गई, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो, 4 मैसेज हमको दे सकते हैं। हम जब आए थे तो 3 महीना एक बहुत बड़े डायरेक्टर के ऑफिस में स्ट्रगल किया, भाई साहब ऑफिस में आए नहीं, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। और सांताक्रूज से पैदल चल के आते थे 7 किलोमीटर, और भाई साहब 3 महीने मिलते नहीं थे, उनको मैसेज क्या देंगे, कैसे देंगे? ना मोबाइल का जमाना था, ना पेजर था। आज तो बहुत सुविधा हो गई कि कोई भी अमित सूर्यवंशी को आराम से फेसबुक पे सर्च मार सकता है, इंटरनेट पे सर्च मार सकता है, इंस्टा पे कनेक्ट हो सकता है, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकता है। अभी हमारा एक नया कुटुंब ऐप आ गया, उस पर कनेक्ट हो सकता है, मैसेज करते हैं, बात करते हैं। आपने मैसेज किया तो बात किया ना मैंने। जी सर। ये फेस ये फेस भी तो फेसबुक से मिला। जी सर। सर, मैं एक सवाल करना ये चाहूंगी कि पहले जो पिक्चर बनते थे और पहले जो धारावाहिक भी बनते थे 1997 में, और अभी जो धारावाहिक और फिल्में तो वैसे भी काफी ज्यादा बदल गई हैं, लेकिन मैं फिल्मों का तो नहीं, लेकिन ये धारावाहिक के बारे में जरूर जानना चाहूंगी कि पहले की जो सीरियल धारावाहिक वगैरह थी, जैसे कुसुम था, सौतेला था, तो कुछ ऐसी चीजों को दिखाया जाता था सर, जैसे शक्तिमान वगैरह सब था, वो सब सीरियल में बच्चे एंजॉय करते थे, सीखते थे और सबके साथ देख भी सकते थे। लेकिन पहले आज से 15-20 साल पहले की स्टोरी और धारावाहिकों में और अभी जो धारावाहिक बन रहा है उसमें काफी ज्यादा अंतर आ गया है सर, तो इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली देखो, जब पहले हम लोग फिल्में देखते थे तो हम फिल्म को अपने घर तक कैरी करके लाते, तो फिल्म 4-5 दिन तक हमारे पास होता था। जैसे फिल्म देख के आए, मोहल्ले में लड़कों ने पूछा कौन सा पिक्चर देखा, तो बैठ के उसको पूरी कहानी सुनाते थे। फिर स्कूल में अगर टीचरों को पता चल जाए तो शॉर्ट में बोलते थे पिक्चर के क्या एग्जिस्ट है, तो हम उसको बताते थे। अब क्या होगा कि इतनी सारी चीजें लोगों के सामने आ गया कि अभी मेंटेलिटी चेंज हो गया। पॉपकॉर्न खाया और फिल्म भूल के बाहर निकलते, क्योंकि उसके पास मोबाइल भी है, उसके पास अभी अभी की स्टोरी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि कम है, बल्कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा, हमारे राइटिंग में, हमारे टेक्निक में, हमारे मेकिंग में डेवलप होता चला जा रहा सवाल कि पहले के जो एक्टर होते थे ना, वो प्रोफेशनल कम इमोशनल ज्यादा होते थे, वो दिल से काम करते थे। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह कैरेक्टर ले लीजिए या सारे कैरेक्टर ले लीजिए, ऐसा लगता था कि ये सेम होंगे। स्पेशली कृष्ण की और राम की पूजा होने लगी थी, इसलिए नहीं कि वो राम थे, उन्होंने इतना बेहतरीन राम से रिलेट किया अपने आप को। अब क्या हो गया है कि अब प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा घुस गया, तो उससे इमोशन जो है खत्म हो गया, जिसके वजह से आदमी के मेमोरी चिप पे वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता है, घर तक पहुंचते पहुंचते डिलीट हो जाता है। फिर रिसाइकल बिन से फिर रिकवर करके बता रहा, हाँ हाँ वो देखी थी पिक्चर, हाँ ठीक ठाक लगी, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आजकल कोई चीज लोगों का पता नहीं, बच्चों का जेंडर हो गया है कि कोई भी चीज मैंने देखी, बुला रहे बहुत बढ़िया, पहले उन्होंने क्या दिखा रहे बहुत बढ़िया है, आजकल बोलते नॉट बैड, पहले ही नॉट यूज कर दिया और बैड दोनों निगेटिव वर्ड को काट के फिर इसका मतलब वेरी, सीधा बोलो ना यार वेरी गुड, ये नॉट बैड क्या होता है? तो ये थॉट चेंज हो गया है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जी, तो सर ये थॉट जो है कि आपने कहा कि नॉट गुड, दैट्स वेरी गुड से, तो आप ये कहने बच्चे कहे कि वेरी गुड, तो ऐसा कुछ आप भविष्य में या फिर अभी इन रिसेंटली कोई ऐसा सीरियल धारावाहिक बच्चों के लिए बनाना चाहेंगे जो कि बच्चे कुछ जैसे शक्तिमान था, तो उस और ऐसा कुछ चंद्रकांता वगैरह था, तो ऐसा कोई आपका बनाने का है कि आप बनाएंगे ऐसा कोई सीरियल? ऑफ कोर्स ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो बिल्कुल बनाया जाएगा, लेकिन अभी क्या हो गया कि ये जो होता है ना कि कमर्शियल और रिकवरी और इसके जो भेड़ चाल में जो लोग दौड़ रहे हैं ना, उसके वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ा है कि अब चीजें जितनी बनती है सब प्रोफेशनलिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, इमोशनल को कोई फॉलो नहीं करता। इमोशन ओनली आपको परफॉर्मेंस में भी अब बहुत 20% भी दिखा दो तो बहुत बड़ी बात है। पहले के लोग जो थे वो 100% देते थे अपना। पहले हमारे पास एक्टर आता था, हम उसको पूछते थे स्विमिंग आती है, बोले नो सर। ड्राइविंग आती है, बोले नो सर। फाइट आती है, बोले नो सर। डांस आता है, बोले नो सर। अरे भाई क्या आता है, बोले सर एक्टिंग आती है। आजकल के बच्चे आते हैं, उनसे पूछते हैं स्विमिंग आती है, बोले यस सर।
राइटिंग आती है यस सर, फाइटिंग आती है यस सर, डांस आता है यस सर, एक्टिंग सर संभाल लीजिए। अब सर जो एक्टिंग मेन है उसको सर संभालेंगे और बाकी उसको सब आता है। वर्कशॉप में नहीं जाकर के बच्चे जिम में बॉडी बनाने में लगे हुए, उनको लगता है बॉडी बनाने से मैं सलमान बन जाऊंगा, जिंदगी में नहीं बनेगा, तो कोई रास्ता ही गलत चुना हुआ है। और पहले देखे संजीव कुमार, ना पर्सनालिटी, ना हेयर स्टाइल, ना आप कोई भी रोल करे, नौ रोल उन्होंने आदि नई रात में किया है। क्यों? जो करना है दिल से करना है। बिल्कुल सही तो बात वही है। बात है कि दिल और दिमाग, अब लोग दिमाग से काम करने लगे तो उसमें इमोशन खत्म हो जाता है। हमारे बीच इसी बीच वाटिका वंश जी जुड़ी हुई है, स्वागत है मैम आपका, सादर प्रणाम करती हूँ जी सर। बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर। और हमारे बीच अगर आदरणीय अंजनी सर जो है पटल के संस्थापक, अगर जी हमें सुन रहे हैं तो प्लीज हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जी सर। हाँ सर, तो मतलब कैसा शक्तिमान जैसा सीरियल जो कि हमें अभी भी बहुत पसंद है, तो वो दोबारा ऐसी कोई सीरियल आप बनाने की जरूर कोशिश कीजिए सर, जिससे नहीं, कि अभी हम थोड़ा सा हम जॉनर वापस। जॉनर चेंज हो गया। अभी आपको फोटो में भी हनुमान जी के 6 पैक आप दिखाई देते हैं, हाथ में गदा लेके खड़े हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीच में कुछ हमारी देवियों ने सीरियल भी बनाया तो उसमें भीष्म पितामह ऐसा लग रहा है अभी जिम से 100 पुशअप मार के आए हैं। तो वो अभी का पर्सनालिटी और कास्टिंग जो मेकिंग है अभी पता नहीं चेंज होता जा रहा है, लोगों के थॉट चेंज हो रहा है। आप देखिए फैंटासी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, स्पेशल इफेक्ट के ऊपर हनुमान जी को उड़ाया जा रहा है, वो नेचुरल नहीं लगता है। आप अभी देखिए, मैंने हाँ नेट पे परसों कल फोटो देखा हनुमान जी के, गदा लेके खड़े और 6 पैक ऐप दिख रहा है उनका। व्हाट इज दिस? धर्म संस्कार सब धीरे धीरे, या तो हम पाश्चात्य को बहुत ज्यादा बच्चे आजकल फॉलो करने लगे या लोग फॉलो करने लगे हैं, अपने धर्म और अपने चीजें अपने संस्कारों के बारे में जानते ही नहीं है। तभी मैंने अभी एक भजन लिख के गाया था कि बड़ी विकट समस्या है, समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। सर, हम सोचो ये सुनना संसार, चाहेंगे एक भजन। हाँ तो सोचो ये संसार कितना बेचारा होगा, न मंदिर न मस्जिद न चर्च न द्वारा होगा, रामायण ना होगा सुंदरकांड कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अब उम्मीद क्या करते हैं हम अपने बच्चों से कि बेटा इंग्लिश पढ़कर स्कॉलर लाएगा, अमेरिका जाकर के वो डॉलर कमाएगा, तो अपने संस्कारों का फिर आह्वान कहाँ होगा। फिर ये क्यों उम्मीद करते हो कि तुम्हारे पैर छुए? अगर स्कॉलर लाएगा डॉलर कमाएगा तो पैर नहीं छुएगा। उसके बाद वो शस्त्र बनाएगा, सब शास्त्रों को छोड़ेगा, ससुराल के चक्कर में माँ बाप को छोड़ेगा, तो अपने भजनों का फिर गुणगान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। फ्यूचर में क्या होगा कि डीजे के ताल पे गाएगी बेसुरी, तब कहाँ सुनाई देगी कृष्णा की बांसुरी, जब राम नहीं होंगे हनुमान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बहुत ही सही बात आपने, जो भी आप लिखते हैं सर वो सच्चाई को लिखते हैं। और सच कहा आपने कि लोग बोलेंगे कि हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे और विदेश भेजेंगे, और ये भी उम्मीद करेंगे कि हमारे पैर छुए। तो जी आदरणीय। फिर वो नहीं बोलेगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरु ने नहीं बोलेगा। वो बोला गुड मॉर्निंग डैड, हाय मॉम। वो संस्कार हम दे रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि पैर छुएगा, या सुबह उठ के बोले कर अग्रे वस्ति लक्ष्मी कर बदे माँ सरस्वती कर मूले तू गोविंद सुप और भातम कर दर्शनम, नहीं होता। सुबह उठते बोलेगा मॉम गिव मी बेड टी। जी सर, आजकल जो ये जनरेशन जो है चेंज हो रहा है, जिसको कि आप कह रहे हैं, शायद ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, जिससे कि बच्चे पे बहुत ज्यादा मस्तिष्क पे उस पे असर हो रहा है। तो ऐसा मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो है, हम पेरेंट्स जो हैं उस चीज को ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे अच्छा सीखे, और जैसा हम क्या चाह होता रहे है, हैं सबसे बड़ी कि बात है, अंग्रेज। जी सर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले हमारे जो अपनी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कहीं मार्केट जाना है तो सबसे पहले आप अपना पर्स टटोलेंगे, उसमें कितना पैसा है, ठीक। कम पड़ा तो टटोलेंगे पति के जेब में कितना पैसा है, कम पड़ा बेटे से पूछेंगे, कम पड़ा बैंक जाएंगे। पहले अपने घर में जो हमारे जो बेसिक संस्कार हैं वो हम अपने बच्चों को दें, वो बहुत जरूरी है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है।
ठीक है। तो उसमें बच्चों को हमारी गलती है कि हम उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते, फिर उनको समय नहीं देते। सुबह उठ के देखिए बच्चा सबसे पहले हरकत वो सुबह क्या करता है, उससे पता चल जाएगा दिन भर आपका बच्चा क्या करने वाला है। बस इतना सा नजर रखनी है, सुबह बच्चा उठे पहला हरकत क्या करे। अगर पहला हरकत उसकी गलत होती है तो पूरे दिन उस पर नजर रखने की जरूरत है, और पहला हरकत उसका अगर शुभ होता है तो पूरा दिन वो शुभता में जाएगा। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी पहले है, या तो पैदा ना करो, और करो तो उसको कम से कम इतना संस्कार तो दे ही दो कि गुड मॉर्निंग की जगह प्रणाम सीख जाए। अभी आप है, कोई बात होती है प्रणाम सर, कितना अच्छा लगता है। ये बोले गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, तो मैं बोला आई एम फाइन थैंक यू वेरी मच, व्हाट अबाउट यू। अब जो सुन रहे हैं क्या पता आधे लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सबके समझ में आ रही है। तो अब क्या होता है ना कि पहले लोग माइंड यूज करते थे कि अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते थे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, अब लोग ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, समस्या को बढ़ाने के लिए, इसलिए समस्याएं बढ़ती चली जा रही। जी हमारे बीच आदरणीय वाटिका जी जुड़ी हुई कह रही है कि कृष्ण यही है, राम यही है, भक्त बनकर देख भगवान यही है। जी हाँ, सही साथ शायद कह रही हैं। तो इन बातों का जवाब जो है सर देंगे, हमारे सर उनसे आप कुछ समीक्षा दें। जहां तक भगवान का जो विशेषता यह है कि जिस रूप में वो हैं उस रूप में हम उनको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और जिस रूप में वो नहीं है उस रूप में हम उनको पाना चाहते हैं। भगवान में 5 वर्ड है, भ ग अ व न। तो सीधा सीधा भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यही तो 5 तत्व भगवान है। ये आपसे कब अलग है? आप परसेंटेज घटे तो 70% न है, बाकी अ है, फिर व है, फिर ग है, फिर भ है। धरती को माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 प्रकार की माँ होती है, गाय माँ, धाय माँ, अपनी माँ, सासू माँ और धरती माँ। किसी भी शास्त्र में 5 बापों का जिक्र नहीं है। धरती को इसलिए माता बोलते हैं क्योंकि वो 100% है। तो रहा सवाल के भगवान की परिकल्पना, हमने सोच कर रखा है कि बप्पी लहरी की तरह कोई 2.5 किलो सोना पहन के 4 हाथ वाला को बोलेगा तथास्तु, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा भगवान तो है ही नहीं हमारा, हमने कल्पना किया है, ऐसा वो है ही नहीं। और जैसा है जिस दिन आप जान जाओगी, तब तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कहां भगवान नहीं है? अगर दिखे तो, और अगर नहीं दिखा तो कहीं भगवान नहीं है। बहुत फर्क है, कहां भगवान नहीं है और कहीं भगवान नहीं। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। अंधेरे में नहीं दिखेगा फिर भी उल्लू को दिखेगा, और उजाले में जब सबको दिखेगा फिर भी उल्लू को नहीं दिखेगा। बस इतना ही फर्क है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। जी सर, आदरणीय अंजनी सर कह रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर जानकारी सर जी। सर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज जुड़ने की कोशिश कीजिए। सर बातें तो इतनी अच्छी लग रही है सुनने में, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, और सच में कि लोगों, आदरणीय रोशन जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच। जी सर, जी मैं माफी चाहूंगा एक जानकारी के लिए। सबसे पहले अमित जी को नमस्कार। हालांकि मैं भी वीडियो एडिटर हूँ, पोएट हूँ और स्टोरीज भी लिखता हूँ। तो एक किस्सा मुझे याद आता है कि दिनकर जानी जी ने मुकेश खन्ना जी के साथ मिलके शक्तिमान बनाने का फैसला किया था, और उन्होंने इसको सीरियल बनाने की कोशिश की थी। मतलब इसको फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो एक सीरियल बना इंसिडेंटली। मतलब एक घटना कह सकते हैं, तय नहीं था कि ये शक्तिमान एक सीरियल बनेगा। और जो भी 10 साल राज किया, जो कि सफल रहा। तो इसके बीच का जो सत्य है, मुकेश जी और दिनकर जानी जी और आप थे उस मीटिंग में, तो उस बारे में कुछ ऐसा पहलू कि इसे सीरियल क्यों बना देना चाहिए? शक्तिमान जब सीरियल शुरू हुआ था तो 5 तंत्र और 5 कुंडलिनी जागृत से, हमारा जो 7 कुंडलिनी होती जागृत से शुरुआत हुई थी। तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग थी। आप देखिए जब मेकिंग ऑफ शक्तिमान है ना, अगर उसको फिल्म बनाते तो 1 घंटा तो वही ले लेते कि शक्तिमान बना कैसे। वो यज्ञ आहुति शुरू करते और आहुति के बीच में वो एनर्जियां एकत्रित होती है और कुंडलिनी जागृत होती है। पहले मूलाधार, फिर अनाहत, फिर सहस्रार, फिर नाभि चक्र, फिर आपका हृदय चक्र, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। तो 7 कुंडलियों की अगर हम विशेषता करने बैठे तो अभी भी 3 घंटा कम पड़ जाएगा अगर मैं विशेषता करने बैठूं।
तो उस टाइम में बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, तब इनफैक्ट इतना मुझे ज्ञान था भी नहीं। मैं 97 के बाद जब मेरी पिक्चर फ्लॉप हुई तब मैंने शस्त्र छोड़कर शास्त्रों का सहारा लिया। तो जब वो स्टार्टिंग हुई थी तो ये सारी चीजों का समावेश 3 घंटे में नहीं हो सकता, और उन दिनों ऐसा नहीं था कि फिल्मों को सीक्वल बना दो। तो तब हम लोगों ने डिसाइड उन लोगों ने किया था कि सीरियल की शुरुआत, तो मेरी तो बहुत बाद में एंट्री हुई शक्तिमान में, जब मेरी मुकेश खन्ना जी से मतलब मुलाकात हुई, जब उन्होंने हमारी बातचीत हुई, तब उसके बाद तब तक मैं मन में विश्वास है और दर्शन तो भगवान में कर चुका था। तो वो बेसिकली वो ऐसे डायरेक्टर चाहते थे जिनको ट्रिक और क्या बोलते हैं कि स्पेशल इफेक्ट की जानकारी हो, खास करके क्रोमा की जानकारी हो। तो उससे पहले मैं 2 सीरियल कर चुका था, फिर मेरी एंट्री हुई। तो 2 सीरियल हम लोग साथ में करते थे, पहला और शक्तिमान। तो मैंने लास्ट के शायद 145 150 एपिसोड मैंने किए बस। अति उत्तम जानकारी। और एक और ये भी किस्सा हुआ था कि मुकेश खन्ना जी ने कहा था, बोला आयरन मैन और ही मैन ऐसे कुछ के कैरेक्टर थे, तो हमारे यहाँ शक्ति मैन क्यों नहीं होना चाहिए, शक्ति मैन। तो उन्होंने कन्वर्ट किया, शक्तिमान बना दिया। हालांकि शक्तिमान डिफाइन नहीं था, शक्ति मैन ये था जानकारी। पहला सुपर हीरो हनुमान, उनके यहाँ सुपरमैन हो गए, स्पाइडरमैन हो गए, सबको मिलाए तो हमारा हनुमान पैदा होता है, जिनके बारे में कहा गया कि मनोज एवं मारुत तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजा बानर मुख्यम श्री रामदूतम शरण प्रपदे। 18 जूथा बंदरों के सेनापति थे अकेले अंगद, और अंगद का सबसे चाहते थे हनुमान। 18 जूथा समझते हैं? 18 पदुम जो एक जूथा पे 10,000 बंदर होते हैं। तो 18 कहते हैं ना, माल्यवंत ने कहा था रावण से कि अब मैं सुना श्रवण 10 खंदर, पदुम 18 जूथा बंदर। उनकी सेना में 18 जूथा पदम, यानी इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़ खरब 10 खरब पदम। इतनी संख्या के इंटू 18 को गुना करेंगे तो इतने तो बंदर थे। तो भालू कितने थे, रीछ कितने थे? कहूँ रीछ पति सुन हनुमाना का चुपी साधे रहू हनुमान। जो रीछों के पति थे, सारे रीछों के जो नायक थे, उन्होंने हनुमान जी से बोला कि तुम क्यों खड़े हो, तुम कूद जाओ। पवन तनय बन पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ना तुम पाई। कि तुम चाहते हो तुमसे नहीं, वैसा कौन सा काम है? मगर वो भूल चुके हैं, हमारे बच्चे हमारे संस्कार भूल चुके हैं। हमारा देश का हर बच्चा शक्तिमान है, लेकिन वो अनजान है। सही कहा आपने। और मुकेश खन्ना जी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था, अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो कोर्ट में जाके गीता पे कसम खाई जाती है। अगर हमारे बच्चों को बचपन में ही अगर गीता पढ़ाई जाए तो वो क्राइम ही नहीं करेंगे, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब चीजों की। मत पढ़ाइए। तुलसीदास ने लिखा है कि एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधू में पुनियाद तुलसी संगत साधु के मिटे कोटि अपराध। आप सुबह उठ के अपने बच्चे की पहली हरकत पर नजर रखिए ना, उसी से संस्कार पैदा हो जाए। इतना तो कर सकते हैं। एक घड़ी सुबह उठ के बच्चे को देखिए क्या कर रहा है। 2 बच्चे, दोनों को देखिए वो क्या कर रहे हैं। सुबह उठ के पहला हरकत क्या किया, अगर पहला हरकत उसकी गलत हो गई तो दिन भर उस पर केयर करिए, और पहला हरकत सही किया तो छोड़ दीजिए, फिर वो गलत नहीं होगा। सत्य वचन। तो अंजनी सर ने जो है मुझे भेजा था एक क्वेश्चन करने के लिए, जो मैंने आपसे किया, और आभार व्यक्त करने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सर का। तो सर, आपने जो भी जानकारी बताई, खासकर अंत में हनुमान जी के बारे में, और बहुत ही उत्तम थी। और सबसे बड़ा योगदान तो खुशी जी का रहा, जिन्होंने आपसे संपर्क किया और अच्छी अच्छी जानकारी आपके गहन सागर से निकाली और हम सब श्रोतागण के लिए बांटी गई है। और बाकी की जो जानकारी है वो खुशी जी अपने शब्दों के रूप में बयां करेंगे। जी सर, बीच में कट गया था हमारा स्पीच। कुछ पूछ रहे थे क्या सर? हमारे अंजनी सर संस्थापक सर जुड़ने वाले थे, क्या वो जुड़ पाएंगे? रोशन जी सर एक बार पूछ रहे हैं उनसे। सर नहीं जुड़ पाएंगे। सर ने मुझे कहा था आभार व्यक्त करने के लिए, पर ये आपकी जिम्मेदारी है अंत में। जी रोशन जी, आपको कोई सवाल और करने हैं? बहुत ही अच्छी जानकारी आपने ढूंढ के सवाल निकाला, सच में बहुत ही अच्छा सवाल था आपका, और बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हमें सारे सवालों का जवाब दिया। और जो मेरी इच्छा थी, मेरे मन में जो सवाल थे, वो सारे सवालों का जवाब दिया। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सर जो है, जितने सरल ये दिखते हैं और जितनी बातें इनकी अच्छे संस्कारों वाली होती है,
इतना अच्छा इनका व्यक्तित्व है कि इनको देख के नहीं लगता है, कोई कह नहीं सकता है कितने बड़े ये डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। हाँ बोलिए। सर एक मिनट जोड़ना चाह रहे हैं ना। हाँ तो सर कोई एक रचना सुनाए सर, तब बस तक ठीक है, अगर अभी जुड़ जाते हैं। क्या कहना कि सभा विसर्जित होत है, सुनहो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ताता करो प्रयाण। क्योंकि और भी बहुत से भक्ति में काम। बात, हाँ भक्ति में वातावरण सर आपका। और सब तो जब आप खुद ही सब कुछ करते हैं स्टोरी की और फिल्मों की, तो सच में शायद सर का मैं वेट कर रही हूँ कि अगर वो जुड़ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सर आप कुछ संदेश अगर हम देना चाहेंगे हम लोगों को और आज के युवा वर्गों को, जिससे कि लोग वो आगे बढ़े। बस मस्त रहें, व्यस्त रहें, मगर न अस्त व्यस्त रहें। जी सर। आप बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बातें कह देते हैं। सर का हाँ मैसेज आया जी था, रोशन सर नहीं जुड़ पाएंगे। और जी। मेरे को मुझे जानने की इच्छा थी कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो अच्छा जवाब दिया सर आपने, कि शक्तिमान सीरियल का मैं बचपन से फैन रहा हूँ। और मैं श्रोतागण को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये शक्तिमान सीरियल हो, ये महाभारत सीरियल है जो है, ये आने वाले 100 वर्षों के बाद भी जनता को याद रहेगा, क्योंकि इसका संदेश जो है कभी भी निराशावादी नहीं रहा, चाहे वो वीएफएक्स के थ्रू बना हो। मगर आज के जो वीएफएक्स के थ्रू बनते हैं सीरियल्स जो भी है, वो एक सेकंड भी याद नहीं रहते हैं, मगर वो शक्तिमान याद रहता है कि वो कैसे बना। और मैं आज भी देखता हूँ उनको, इवन मैंने एडिटिंग भी की है, तो शक्तिमान के जो सुपर पावर है उनसे भी एडिटिंग की है, ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग में भी करता हूँ, तो अच्छा लगता है वो। वेरी नाइस। कार्ड से आता तो ठीक है तो सर आप कुछ बोलेंगे रोशन जी? नहीं, ठीक, ओके ठीक है। तो हाँ, तो मैं इतनी सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद कहूंगी, और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को सुनने के लिए मिली, तो बहुत अच्छी बातें मुझे इनकी जो लगी कि बच्चों को अगर जानना चाहेंगे कि वो कैसे हैं और आगे जाके क्या करेंगे और पूरा दिन क्या करेंगे, उनके गुणों को देखना चाहेंगे, तो आप बच्चे क्या करते हैं सुबह उठ के ये देखना जरूरी है। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे इनकी बातें, और सारी बातें बहुत ही अच्छी लगती है। आदरणीय अंजनी सर कह रहे हैं कि एकदम सरल व्यक्तित्व आदरणीय अमित सर जी, जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत ही सरल है और अच्छी अच्छी बातों को सिखाते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को। संघर्षरत जीवन को उन्होंने जिया, लेकिन कभी किसी के सामने बोला नहीं इन्होंने कि मैंने इतना कुछ सहा है, लेकिन मैंने इनको पढ़ा है, इनको जाना है कि इन्होंने कितना ज्यादा मेहनत की, कितना संघर्ष किया, और तभी आज चमक रहे हैं। और इनकी इच्छा और लालसा है कि और आगे जाएं, और समाज में ये अच्छे अच्छे कहानियों को लेके आ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इनसे जरूर हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा और मिल रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि इनको फॉलो करो, ये करें और इनको सुने, इनके सीरियल को और देखें, जो भी देख चुके हैं और आने वाले सीरियल को भी। तो समय निकाला उन्होंने, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, और भाग्यशाली हूँ कि आपसे इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिली। और मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई की तरफ से आदरणीय अंजनी सर जी, विकास सर जी, ममता वरुण जी और अनामिका जी, सुबह सचान जी, सभी की आदरणीय हमारे जो क्रिएटिव हेड है रोशन जी, सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज जुड़े हैं, फिर जुड़ते रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सलाम। खुश रहिए।